Subscribe now and press the bell icon. प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय चयन भोपाल से जो कक्षा 7 के लिए जो पेपर आया था अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 7 के लिए हिंदी मीडियम में, तो उस पेपर के लिए गणित में क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है। एक्चुअली ये पेपर जो आया था उसमें पेपर में ही जगह दी गई थी, स्पेस दिया गया था, वहीं पर उनके आंसर लिखना था, वहीं पर उनके सॉल्व करना था और पेपर उनको वापस स्कूल में जमा करना था। अब मैं ये बता रहा हूँ उनको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना था और उनसे आपको क्या फ़ायदा है। एक्चुअली क्या है, ये पेपर आपको 12 मई के एग्ज़ाम के लिए भी एक अभ्यास का एक तरीका है कि किस तरह के प्रश्न उसमें आते हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व करते हैं, ये जानकारी यहाँ पे मिलती है। चलिए बच्चों, देखते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न आए हैं। कक्षा 7 का जो पेपर है गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, तो ये पेपर आपको 12 मई के एग्ज़ाम के लिए भी एक अभ्यास की जानकारी देगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, उसमें लिखा हुआ है कि ऋण 6 और ऋण 2 ये जो लिखा हुआ है इसका मान अपन को बताना है कितना मान आएगा। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट यहाँ पे हटाएंगे, कोष्टक जब यहाँ पे हटा देंगे तो ये यहाँ पे ऋण आ जाएगा, तो ऋण 6 और ऋण 2 यहाँ पे आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ समान चिन्ह यहाँ पे दोनों आ जाएंगे और समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये ऋण 6 और ऋण 2 यहाँ जुड़कर ऋण के 8 यहाँ हो जाएंगे। तो ये पहले वाले प्रश्न का जो है ऋण 8 सी नंबर का उत्तर सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक कौन सा बनेगा। तो पी में 7 जोड़ना मतलब पी धन 7 होंगे, जोड़ना मतलब प्लस लगेगा बीच में, तो पी धन 7। तो पी धन 7 कौन सा है इनमें से चारों में से? देखो डी नंबर का है पी धन 7, तो ये पी धन 7 ये वाला होगा, है ना। तो इसका आंसर दूसरे वाले का ये वाला डी नंबर का आंसर सही होगा, पी धन 7। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला प्रश्न क्या है। तीसरा वाला प्रश्न आता है, इसमें एक तरह से एक बना हुआ है ये चित्र, यहाँ पे चतुष्फलक बना हुआ है एक तरह से। तो इसमें शीशों की संख्या बतानी चतुष्फलक में कितनी है। तो अपन देख पा रहे हैं इस चित्र में कि इसमें 4 कोने बने हुए हैं और कोने को ही अपन लोग शीर्ष यहाँ पे कहते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4 कोने बने हुए निश्चित है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर ये बी नंबर का सही होगा 4। तो इसमें 4 कोने हैं मतलब 4 शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण है। संपूर्ण संख्या का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई संख्या है तो उसके जो डिवाइजर हैं, उसके जो गुणनखंड हैं, अगर उनका ऐड करने पर वो संख्या बन जाती है तो उसे संपूर्ण संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पे जो 28 है उसके अपन लोग अगर गुणनखंड निकालते हैं तो देखो 1 आता है, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, इन सभी से ये संख्या 28 कट जाती है और इनको जोड़ा जाता है। तो देखो 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो देख रहे हैं अपन लोग जिसका अपन लोग जिस संख्या का अपन लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं उन गुणनखंडों का जोड़ भी उस संख्या के बराबर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे इस बात को कौन निभा रहा है? इस बात को ये ए नंबर का जो 28 है वो इस बात को फॉलो कर रहा है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ए नंबर का 28 सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है घड़ी की एक सुई की 1/4 घूमने के लिए समकोण की संख्या बताइए। देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जब एंगल घूमेगा तो वो 360 घूमेगा। कुल जो घूमता है एंगल, संपूर्ण एंगल, वो 360 डिग्री होता है। अब उसका 1/4 कह रहे हैं, तो 360 का 1/4 कितना होगा? 90 होगा। 90 और 90 क्या होता है? 90 एक समकोण होता है। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर का सही होगा, एक समकोण, यानी 1/4 घूमने के लिए उसे 90 का कोण बनाना पड़ेगा। चलिए छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवें प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है। एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज अपन लोगों ने यहाँ पे बनाया है और यहाँ सममित रेखाओं का मीनिंग अब क्या होता है ये समझ जाइए। सममित रेखाओं का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह से उस क्षेत्र को काटा जाए जिससे बराबर बराबर हिस्से उसके हो जाएं, दोनों हिस्से उसके कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब एक तरह से हो जाएं, तो वो लाइन जो है वो उसकी सममित रेखा कहलाती। तो इसलिए अपन दोनों को यहीं से लाइन खींच सकते हैं, तभी ये दोनों बराबर बराबर पार्ट में कटेगा। तो एक ही सममित रेखा समद्विबाहु त्रिभुज की हो सकती है। छठवें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, ए नंबर का एक सममित रेखा होगी समद्विबाहु त्रिभुज की। अब सातवां प्रश्न आता है। सातवें प्रश्न में हम देख पा रहे हैं दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न बनाइए। तो अभी आप भिन्न अपन कैसे बनाते हैं, तो कुल कितने खाने हैं इसमें? कुल खाने अपन देख पा रहे हैं 3 और 3 6 और 1 7 है। कुल खाने 7 है, तो मतलब ये फार्मूला होता है चित्र से भिन्न बनाने का कि जितने छायांकित भागों के लिए वो बनवा रहे हैं उतने भाग लीजिए वो ऊपर, और कुल कितने भाग हैं वो नीचे, यानी कि कुल भाग 7 हैं वो नीचे
और 3 छायांकित भाग हैं वो 3 ऊपर, तो 3/7 इससे भिन्न तैयार हो जाएगी। तो 7वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा 3/7। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब 8वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है कि षटभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है। अब षटभुज का मतलब ये है कि इसकी 6 भुजाएं होंगी। अब षटभुज होगा तो 6 भुजाएं होंगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि षट जो शब्द है वो संस्कृत का है, षटभुज यानी 6 भुजाओं वाला, तो ये 6 सही आंसर इसका होगा और चित्र इस तरह का होगा। यानी 8वें प्रश्न का उत्तर ये बी नंबर का सही होगा, 6 भुजाओं की संख्या इसमें 6 होगी षटभुज में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है दिए गए त्रिभुज का नाम बताइए। तो इस त्रिभुज में अपन देख रहे हैं डिजाइन डला हुआ है और इसमें 2 भुजाएं में चिन्ह एक सा लगा हुआ है। इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं सेम है, 2 भुजाएं बराबर यहाँ पर हैं। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। 10वां प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 0.7 मतलब 0.07 और 0.08 का जोड़ बताइए। तो अपन जानते हैं दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने का प्रोसेस ये होता है कि दशमलव एक लाइन में लिखते समय आना चाहिए। इस बात का अपन को विशेष ध्यान रखना होता है कि दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए दशमलव एक लाइन में आना चाहिए। इस तरह से उन संख्याओं को वर्टिकली जमाया जाता है, ऊर्ध्वाधर जमाया जाता है कि दशमलव एक लाइन में रहे। तो जब अपन जमाएंगे यहाँ पे तो ये 8 का 8 हो जाएगा और यहाँ पे 7 का 7 आ जाएगा, डेसिमल की प्लेस पर डेसिमल आ जाएगा, ये 0 की प्लेस पर 0 आ जाएगा, तो 0.78 ये आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू। हमेशा दशमलव के बाद संख्याओं को एक एक करके बोला जाता है कि हर संख्या का अलग अलग वैल्यू वहाँ पे होता है, इसलिए दशमलव के बाद अपन को एक एक अंक बोलना चाहिए। तो ये आएगा इसका 0.78, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 10वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही है, 0.78। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रश्नों को। लघुत्तरीय प्रश्न छोटे छोटे वो देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पुस्तकों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। तो सिंपल सी बात है कि एक पेटी की बात चल रही है और 52 पेटी की पूछ रहे हैं। जब एक के मान दिया जाता है या एक किसी का मान दिया जाता है और ज़्यादा का पूछते हैं तो वह गुणा होता है, वह मल्टीपल होता है। ओके, तो यहाँ पे 325 पुस्तकें एक पेटी में आती हैं, तो अपन को 52 पेटियों में चाहिए, तो 325 में 52 का गुणा हो जाएगा। 52 का जब गुणा करेंगे तो ये 16,900 आएगा, यानी कि 16,900 पुस्तकें कुल वो होंगी। 12 प्रश्न देख लेते हैं। 12 प्रश्न में लिखा हुआ है आवाज गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम संवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अपन देख रहे हैं आवाज गुणनखंड पहले अपन लोग निकाल लेते हैं, 12 18 कितने आएंगे। 12 का अपन आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो देखते हैं, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3। 18 का अपन निकालेंगे तो 2 नाम 18, 2 3 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो ये इसके आवाज गुणनखंड हो जाएंगे। हम इनसे लघुत्तम संवर्तक कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो 12 के टुकड़े 2 2 3, 18 के टुकड़े 2 3 3। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि लासा इसका निकालने के लिए अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसमें नियम ये होता है कि जिसके जो गुणनखंड हैं 2 का वर्ग हो जाएगा ये वाला, और ये 3 2 है, यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पावर है इसमें, जो मैक्सिमम पावर है फैक्टर की, वो यहाँ से एक्सेप्ट की जाती है। तो अपन देख पा रहे हैं कि इसमें से मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 पे घात 2 है तो ये ले लिया, और इनमें से मैक्सिमम पावर कौन है, कॉमन गुणनखंड में से 3 की पावर 2 है तो ये ले लिया। 2 की पावर 2 यानी कि 4 होगा और 3 की पावर 2 यानी कि 9 होगा, तो 9 चौके 36। तो 36 यहाँ पे लघुत्तम इसका आ जाएगा। ठीक है, लघुत्तम एक ऐसी संख्या होती है जिनका लघुत्तम वो होता है, वो सभी संख्याओं से वो डिवाइड होता है, सभी संख्याओं से वो विभाज्य होता है। यहाँ भी अपन देख पा रहे हैं कि 36 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी और 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो लघुत्तम ऐसी संख्या होती है जिनका वो लघुत्तम होती है, उन संख्याओं से वो सभी से डिवाइड होती है, तो सभी से विभाजित होती है। चलिए अब 13वां प्रश्न देख लेते हैं कि एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। तो अपन देख पा रहे हैं कि वृत्त खींचना है और उसके भाग कौन कौन से भाग वहाँ पे बताना है, यानी चित्र में ये बताना है वृत्त में कि कौन सा भाग कहाँ पर होता है और कहाँ होता है। तो पहला यहाँ वृत्त का केंद्र बनाना है, तो अपन ने पहले एक गोल घेरा बना दिया, उसमें बीच में बना दिया। अपन जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो बीच में होता है, तो यहाँ वृत्त का केंद्र ये बीच में यहाँ हो गया। वृत्त की त्रिज्या, तो अपन जानते हैं केंद्र से लेकर जो परिधि तक की दूरी होती है उसे अपन लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु। अब अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अभ्यंतर का मतलब ये होता है कि परिधि के अंदर जो बिंदु होते हैं वो सब अभ्यंतर में कहलाते हैं और इसके बाहर जो होते हैं वो सब बहिर्भाग में कहलाते हैं। ठीक है, तो वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु अपन ने ये बना दिया कोई भी, तो वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु यानी कि परिधि के अंदर जो बिंदु एक बना दिया कोई सा भी,
वो वृत्त के अभ्यंतर में आएगा। 14 प्रश्न देख लेते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और ऋण 3 का योग करना है अपन को। तो सिंपल सी बात है कि 5 को पहले देखना पड़ेगा, 5 कहाँ है, तो अपन संख्या रेखा पर पहले 5 बना दिया। अब अपन को 5 के किस साइड चलना है, चूँकि इसमें देखो ऋण 3 जोड़ना है, ऋणात्मक संख्या जोड़ना है, तो अपन लोग 5 के लेफ्ट साइड जाएंगे, संख्या रेखा पर 5 के लेफ्ट साइड जाएंगे। और अगर अपन को इसमें कुछ जोड़ना होता धन वाली संख्या तो अपन लोग 5 के राइट साइड जाते। तो 5 के लेफ्ट साइड कितना जाना है अपन को, 3 जाना है। तो 5 के अपन लोगों ने लेफ्ट साइड संख्याएं तैयार कर ली, जो संख्या रेखा पर बनाने का प्रोसेस होता है उससे। देखो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर ऋण 1, ये संख्याएं बना दी। अपन को 5 पे खड़े हो जाइए और 5 से अपन को फिर ऋण दिशा में चलना है। ऋण लगा ना ऋण 3, तो आपको ऋण दिशा में कितना चलना है, 3 चलना है। तो चलिए यहाँ से 5 से ये 4 पे आ जाएंगे, 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3, तो आप 3 चलने पर या 2 पर आ जाएंगे। इसका मतलब 5 और इन 3 का जो जोड़ आएगा, जो योग आएगा, वो 2 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, 5 और इन 3 का जो ऐड करेंगे वो 2 आएगा। अगली संख्या देखते हैं अपन लोग। अगला वाला सवाल है जो 17वां सवाल है, उसमें अपन देख पा रहे हैं कि टी आकार का एक डिज़ाइन बना हुआ है और टी आकार के डिज़ाइन में सभी जो भुजाएं हैं उनका, जब जो साइडें हैं पूरे, उनका मान दे रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे इनको इनका क्या निकालना है, इनका क्षेत्रफल निकालना है इनका अपन को, कि इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ऊपर वाला जब हिस्सा लेंगे तो अपन देख रहे हैं आयत टाइप के, और ऊपर वाला हिस्सा अलग करते हैं तो वो भी आयत रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा देखते हैं अपन तो वो भी एक आयत की तरह काम कर रहा है। तो ऊपर वाला होगा 5, 1, देखो एक लंबाई 5 है और चौड़ाई 1 है, तो 5 एकम 5, तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और नीचे वाले का देखो अभी यहाँ पे क्या है, 4 है, देखो ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो अपन देख पा रहे हैं 4 है और ये 1 है, तो 4 एकम 4। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक वाले हिस्से का मान लंबाई गुणे चौड़ाई से 5 एकम 5 हो जाएगा, और एक हिस्से का 4 एकम 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो मान आएगा 5, 4, 9, तो 9 आएगा। आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो 9 सेंटीमीटर वर्ग होगा। चलिए अब 16 प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आकृति में निम्न के नाम बताइए। तो यहाँ 2 रेखाखंड बताना है इस चित्र में देखकर। तो अपन जानते हैं कि रेखाखंड जो होते हैं वो हमेशा टुकड़े होते हैं रेखा के, उनके दोनों बिंदु स्थिर रहते हैं, वो कहीं बढ़ते नहीं हैं। इसलिए अपन को ऐसे 2 रेखाखंड देखना। तो एक PQ देखो, ये कटा हुआ हिस्सा है PQ, इस रेखा का हिस्सा है एक बीच का ये, तो PQ रेखाखंड हो गया। एक यहाँ पे MN जो कटा हुआ हिस्सा है वो MN एक रेखाखंड यहाँ हो गया। अब 2 रेखाएँ बतानी है। तो ST रेखा है पूरी, क्योंकि इसमें नोक लगी हुई बहुत साइड, ये बढ़ रहा है। और एक अपना PR है, जो PR भी अपन देख पा रहे हैं कि P इधर बढ़ रहा है और R वाला हिस्सा इधर बढ़ रहा है, तो ये भी एक रेखा है। रेखा के नाम हो गया। 2 बिंदु चाहिए इनको। तो बिंदु कौन है, एक बिंदु O है, ऊपर ये क्रॉस कर रही रेखा है, और एक बिंदु N भी यहाँ पे मौजूद है। तो बिंदु अपन लोग इस तरह से एक पॉइंट से बच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो कह रहे हैं कि अब 17वें प्रश्न में 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। 6 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक यहाँ पर खींचिए। तो यहाँ पर बात आती है पहले अपन लोग एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड स्केल से नाप कर खींच लेंगे, और एक सिरे का नाम A रख देंगे और एक सिरे का नाम B रख देंगे। फिर उस पर प्रकार को रखकर उसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर A पर रखकर एक बार घुमाएंगे तो ऊपर नीचे कट लग जाएगा। फिर वही सेम डिस्टेंस को लेकर B पर रखकर काटेंगे तो फिर एक और कट ऊपर नीचे लग जाएगा, और ये कटे जो क्रॉस लगेंगे, इन क्रॉसों को आपस में एक लाइन के थ्रू मिला देंगे अपन लोग। ये देखो, ये लाइन के थ्रू अपन इनको मिला देंगे, तो जो यहाँ से जो लाइन खींची जा रही है ये वाला, इस वाली लाइन पर ये लंब हो जाएगा, और साथ में ये इसे बराबर हिस्सों में काट भी रहा है AB को, इसलिए ये समद्विभाजक भी हो जाएगा। तो जो PQ बनाएंगे अपन लोग, ये वाला जो खड़ी लाइन बन जाएगी वो उसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो इस तरह से अपन लोग लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखिए 18वां प्रश्न क्या है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट खेलते हैं और शेष सभी टेनिस पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले संख्या टेनिस पसंद करने वाली संख्याओं से कितने अनुपात में होगी यहाँ पर। तो बात यहाँ पे पहले ये आती है कि पहले अपन टेनिस खेलने वाले पसंद करने वाले लोगों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 6 और 12 कितने हुए, 6 और 12 18 हो गए। 18 जब इसमें से कम करेंगे अपन लोग 30 में से, तो कितने बचेंगे 12। तो 12 जो लोग बचेंगे वो टेनिस पसंद करेंगे। अब क्या चाहिए इनको, फुटबॉल का और टेनिस का रेशियो चाहिए। तो फुटबॉल के कितने हैं, फुटबॉल के 6 हैं, कितना है अपन को, फुटबॉल के 6 हैं, और टेनिस कितने आए 12 आए। तो ये 6 से कट जाएगा 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो 1/2 आएगा इसका जो रेशियो है वो 1:2 भी अपन लोग इसे कह सकते हैं। यहाँ पे 18 प्रश्न का उत्तर 1:2 आएगा। अच्छा बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अपन लोग 19वां प्रश्न यहाँ पे आ गया है, इसको देख लेते हैं। यदि पिछले
3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितनी मिलीमीटर वर्षा होगी। सिंपल सी बात है कि जब 3 दिन में वो वर्षा इतनी होती है और सप्ताह में पूछ रहे हैं तो एक दिन का पहले अपन लोग यहाँ पे वर्षा का निकाल लेते हैं कि एक दिन में वर्षा कितनी होगी। तो 3 दिन में जो वर्षा होती है 276, उससे अपन एक दिन का जब निकालेंगे तो 276 में 3 का भाग यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 92 मिलीमीटर, यानी एक दिन में 92 मिलीमीटर बरसात होगी। अब चाहिए उनको 7 दिन का, और एक दिन में कितना आता है 52, तो 52 का अपन 7 में गुणा कर देंगे, 52 गुणे 7, तो ये आ जाएगा 644 मिलीमीटर, यानी कि एक सप्ताह में 644 मिलीमीटर बरसात होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था, कटा हुआ है, तो इसको अपन ने छोड़ दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर। तो ये यहाँ पे आता है 21वां प्रश्न। 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर अपन को बाढ़ का व्यय 12 प्रति मीटर की दर से लगाना है अपन को। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसका जो बाढ़ है कहने का मतलब उसके चारों ओर का जो परिमाप है वो निकाल लेते हैं। तो 250 मीटर लंबा है और 175 मीटर चौड़ा है। तो ये आयत का जो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो लगा के अपन इसकी जो आयत है उसका जो परिमाप है वो निकाल लिया है। तो 250 लंबाई है, 175 की चौड़ाई है, 2 का गुणा करेंगे तो ये जुड़कर हो जाएंगे 425, फिर जब इनको ऐड करेंगे तो 850 हो जाएंगे। तो 850 मीटर परिमाप आएगा। अब हर 1 मीटर कितने का आता है, 1 मीटर में कितना खर्चा आता है, 12 रुपये खर्चा आता है। तो 850 मीटर में कितना आएगा, गुणा कर दीजिए, 850 का गुणा करेंगे 12 में तो ये आएगा 10,200। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इतना जो बाढ़ लगाने में जो खर्चा आएगा टोटल वो आएगा आपका 10,200। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न है एक इस तरह से बना हुआ एक चित्र, लेखा चित्र बना हुआ है। कहने का मतलब जब चित्रों से कोई चीज़ प्रदर्शित करते हैं तो उसे अपन लेखा चित्र यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे एक बल्ब का मीनिंग 2 बल्ब से है यहाँ पर, और तो निश्चित है कि यहाँ पे अपन लोग इसको फिर लिख पाएंगे। हर दिन बिकने वाले जो है सप्ताह में बिकने वाले बल्बों की संख्या यहाँ पे लिखी गई है, और एक बल्ब का मीनिंग 2 बल्ब यहाँ पर है। एक बल्ब के डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बल्ब है। तो ये सोमवार को कितने बिकेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 बल्ब हैं, और हर बल्ब का मतलब, हर बल्ब के डिज़ाइन का मतलब 2 बल्ब है। तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। मंगलवार को 8 होंगे, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। बुधवार को 4 होंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को 5 दूनी 10 हो जाएंगे। शुक्रवार को 7 दूनी 14 हो जाएंगे। शनिवार को 4 दूनी 8 हो जाएंगे। रविवार को 9 दूनी 18 हो जाएंगे। तो सबको जोड़ दिया अपन ने, कितने बल्बों की बिक्री हुई पूरे सप्ताह में, तो कुल बल्ब हो गए 86। ठीक है, ये अपन लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब अपन लोग क्या देखते हैं, अपन लोग देखते हैं इसमें किन प्रश्नों से क्या उत्तर बनेंगे अपने, जो अपन लोगों ने अभी तैयार किया है उससे। तो पहला पूछना शुक्रवार को कितने बल्ब बिके, चलिए देख लेते हैं शुक्रवार को कितने बल्ब बिके। तो शुक्रवार को अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि शुक्रवार को 14 बल्ब यहाँ पर बिके। तो शुक्रवार में अपन लोग यहाँ 14 लिख देंगे, है ना। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, तो सबसे अधिक बल्ब कब बिके हैं, ये रविवार को बिके। तो यहाँ पर रविवार आ जाएगा उत्तर। किन दिनों बेचे गए बल्बों की संख्या समान है, कब समान है, तो अपन देख रहे हैं बुधवार को 8 बिके हैं और शनिवार को भी 8 बिके। तो बुधवार और शनिवार को बल्ब समान संख्या में बिके हैं। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम है, तो न्यूनतम भी वही है, बुधवार को और शनिवार को। कम बल्ब बिके हैं सबसे कम। यदि एक बड़े डिब्बे में लिखा है इसमें, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब कुल अपन देख पा रहे हैं 86 यहाँ पर बल्ब बिके हैं, और 9 डिब्बे, एक डिब्बे में 9 बल्ब आते हैं तो 9 का जब भाग देंगे 9 नाम 81, तो 9 डिब्बे तो चाहिए ही, 81 बल्ब रखे हो जाएंगे 9 डिब्बों में। अब बचे कितने हमारे पास, 5 बल्ब और बचे, तो उसके लिए कलर डिब्बा अपन को चाहिए। वो कुल मिला के 9 डिब्बे और एक डिब्बा और, यानी कि 10 डिब्बों की आवश्यकता यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अपन लोगों ने इस तरह से ये पेपर सॉल्व किया, और इस पेपर को अगर अपन साथ के जो बच्चे हैं गणित विषय वाले जो MP राज्य शिक्षा केंद्र से कनेक्टेड हैं, NCERT का सिलेबस पढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए कक्षा 7 का जो पेपर है उसके अभ्यास के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है। आप लोग इसका अभ्यास ज़रूर करें और इसको देखें, जिससे आपको 12 मई के एग्ज़ाम की तैयारी भी ठीक से होगी और उस प्रश्नों को करने का अनुभव भी मिलेगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।